नमस्कार मित्रों, डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस शैक्षणिक अभियान को गति देने के लिए आपसे अनुरोध है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें और कमेंट बॉक्स में अपनी टिप्पणियों से हमारा उत्साहवर्धन और मार्गदर्शन करें। एक मुलाकात हमारे इस कार्यक्रम में आज हम बात करने जा रहे हैं एक युवा आर्किटेक्ट अनूप गुप्ते से। अनूप गुप्ते लगभग एक दशक से इस फील्ड में काम कर रहे हैं। उन्होंने बी आर्क की औपचारिक उपाधि जयपुर से आयोजन स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर से प्राप्त की और उसके बाद अपनी मास्टर्स डिग्री और हायर स्टडी के लिए वो अहमदाबाद के राष्ट्रीय या यूं कहूं एक प्रतिष्ठित संस्थान एनआईडी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइनिंग, वहां से उन्होंने अपना एम आर्क मास्टर्स की उपाधि प्राप्त की। एम आर्क की उपाधि के दौरान उन्हें जर्मनी जाने का मौका मिला, लगभग 6 महीने, जहां उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में किस तरह से आर्किटेक्ट का विकास हो रहा है या जो उनका विशिष्टता का क्षेत्र था, विशेषज्ञता का क्षेत्र था, फर्नीचर डिजाइनिंग, प्रोडक्ट डिजाइनिंग, उसमें उन्होंने विशेष कौशल या दक्षता हासिल की। मित्रों, सामान्यतः जब हम मकान बनवाते हैं तो हमारे मन में ये भाव रहता है कि मकान बनाना कौन सी बड़ी बात है। हम एक कॉन्ट्रैक्टर से बात करेंगे, 2-4 कारीगर आएंगे, नींव खोदेंगे और जैसा हम उनको आइडिया देंगे उसके हिसाब से दीवारें खड़ी करके उस मकान को बना देंगे। जितने कमरे हमें चाहिए, 2 कमरे, 3 कमरे, 4 कमरे, तो कोई बहुत ज्यादा लंबे समय तक इस तरह के निर्माण में आर्किटेक्चर की भूमिका, विशेषकर आवासीय मकान बनाने में। हाँ, हम कोई व्यावसायिक स्तर पर कोई बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाने की बात कर रहे हैं या कोई स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, एयरपोर्ट्स, बस स्टैंड या इस तरह का रेलवे स्टेशन या कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, वहां तो हम इन आर्किटेक्ट्स की भूमिका स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन जब हम अपने रहने के लिए मकान बनवा रहे हैं, एक छोटा सा मकान, बहुत कम जगह है, वहां हमने दीवारें खड़ी करके मकान बनवा लिया। लेकिन आज के दौर में एक आर्किटेक्ट की अपनी एक बहुत बड़ी भूमिका हो गई है। मकान को कैसे डिजाइन किया जाए, किस तरह से सीमित स्थान में हम उनकी कल्पनाशीलता को ध्यान में रखते हुए एक आर्किटेक्ट अपनी उस प्रयोगशील कल्पना के आधार पर अपने क्लाइंट की जो आवश्यकता होती है, उसकी जो अपेक्षाएं होती हैं, क्योंकि मकान बार बार नहीं बनते हैं। मकान सामान्यतः व्यक्ति अपने जीवन में एक बार बनाता है, तो किस प्रकार आने वाले कई वर्षों तक जहां उसे रहना है, कैसे वो एक उसे सुखद और आनंद की प्रतीति करा सके। एक ऐसी डिजाइन जब वो अपने घर में प्रवेश करे, जब वो अपने घर में अध्ययन करे, अपने घर में आराम करे, बच्चों के साथ जीवन का आनंद ले, परिवार के साथ आनंद ले, तो कैसे उस आर्किटेक्ट की जो एक एडवाइस है, उसके निर्देशन में जिस प्रकार से मकान बना है, उसकी भव्यता सीमित संसाधनों में उसको महसूस कर सके। तो आज इन्हीं सब कुछ मुद्दों पर हम बात करेंगे अनूप गुप्ते से, जो फिलहाल उदयपुर में है और अपने इस व्यवसाय में, अपने इस फील्ड में काफी शोध अनुसंधान कर रहे हैं और अनेक इनोवेटिव आइडियाज से वो अपने इस यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो अनूप गुप्ते, बहुत नमस्कार। नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। हम, जैसा मैंने कहा कि आर्किटेक्ट की एक बहुत बड़ी भूमिका है अपने इस प्रोफेशन में और अपने क्लाइंट्स की अपेक्षाओं, आवश्यकताओं को पूरा करने में। इस विषय पर बात करने से पहले मैं चाहूंगा थोड़ा बहुत संवाद या जानकारी आप अपने लगभग जो आपका एक दशक का अनुभव है इस फील्ड में, उसके बारे में बताएं। किस तरह से आप जर्मनी गए, वहां आपने क्या महसूस किया, भारतीय संदर्भों में किस तरह से आपको लगा, भारत में रहते हुए जो आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस रहा या इस फील्ड में जो आने की इच्छा आपकी हुई, कुछ उसके बारे में पहले हम बात करेंगे। जी जी। तो मैं अपने स्कूल के दौरान से बात करना चालू करूंगा
क्योंकि मेरे फादर एक आर्किटेक्ट हैं, संजीव गुप्ते। तो ऐसा नहीं है कि मैं आर्किटेक्चर के बारे में बिल्कुल नहीं जानता था। तो कॉलेज जाने से पहले भी आर्किटेक्चर से मैं रूबरू तो रहा ही हूँ। तो ये ज़रूर पता था कि बिल्डिंग्स बनने के लिए एक प्रोफेशनल होते हैं जिनके थ्रू डिज़ाइन होता है, घर बनते हैं, अलग-अलग इमारतें बनती हैं। तो यहाँ से एक आइडिया ज़रूर था। और स्कूल के बाद मैंने ऐसा कोई ये नहीं है कि फिक्स कि मैं आर्किटेक्चर ही करना चाह रहा था। मैंने सब ट्राई किया था, मेडिकल के लिए भी किया, इंजीनियरिंग के लिए भी किया, और मैं आई थिंक हो भी गया था, इंजीनियरिंग में भी हो गया था, आर्किटेक्चर में भी हुआ था। पर फाइनली जब मैं कॉलेजेस गया तो मुझे लगा कि यह जहाँ पे शायद मैं अपना योगदान ज़्यादा अच्छे तरीके से दे पाऊँगा। तो इसलिए मैंने जॉइन किया था आर्किटेक्चर। जब जयपुर से किया तो वहाँ पे कॉलेज में तो फैकल्टी के थ्रू जस्ट डिज़ाइन के बारे में क्या होता है, कैसे होता है, बेसिक्स समझ में अच्छे से आए थे। उसके बाद जब मैंने 5 साल का आर्किटेक्चर कंप्लीट हुआ, उसके बाद इमीडिएटली मैंने मास्टर्स करा था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन अहमदाबाद से। तो वहाँ पे मैंने चूज़ किया था फर्नीचर डिज़ाइन, जो कि एक फील्ड है जो थोड़ा रिलेट करता है आर्किटेक्चरल डिज़ाइन से। तो वो 2.5 3 इयर्स का कोर्स था, और इंडिया में काफ़ी उसका मान्यता है। एंड वहाँ पे थोड़ा अलग ऐसा था कि आर्किटेक्चर में जो जयपुर में पढ़ाया था और अहमदाबाद में थोड़ा-सा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ज़्यादा था, कि आपको मटेरियल के साथ काम करने को, बनाने को चीज़ें ज़्यादा मिलती थी। और क्या है कि जब आप मास्टर्स करते हैं तो हर जगह से लोग आते हैं। जैसे जयपुर एक आप सीमित में रहते हैं, वहाँ पे क्या है कि देश दुनिया सब जगह से लोग आते हैं और अपना आइडियाज बताते हैं। तो आपको थोड़ा, मेरा दिमाग उस टाइम थोड़ा और डेवलप हुआ था कि कैसा लोग क्या सोचते हैं, मैं क्या सोचता हूँ। थोड़ा फिलॉसफी बनने पे भी स्टार्ट हुआ था। फिर वहां से मुझे मौका मिला था जर्मनी जाने के लिए, एक सेमेस्टर के लिए, 6 मंथ्स का कोर्स था। वहां पे प्रोडक्ट डिजाइन था, फर्नीचर नहीं था, प्रोडक्ट डिजाइन था। बट वहां पे भी क्या है कि डिजाइनर्स से इंटरेक्ट करके वो कैसे सोचते हैं, यूरोपियन थॉट क्या है, इंडियन थॉट में क्या अलग है। जैसे यहाँ पे थोड़ा सोशलिस्ट थिंकिंग ज्यादा है, वहाँ पे फिनिश्ड प्रोडक्ट पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो वैसा कुछ एक्सपीरियंस था। ऑफ कोर्स वहाँ घूमने से भी बहुत चीजें पता पड़ी कि वहाँ पे कैसे कंस्ट्रक्शन होता है, यहाँ पे कैसे होता है, ये सब थोड़ा आइडिया ज्यादा मिला था। उसके पश्चात मैंने ज्वाइन किया था गोदरेज, जहाँ पे मैं फर्नीचर डिजाइन कर रहा था। मतलब मैंने कॉलेजेस, स्कूल्स के लिए फर्नीचर डिजाइन करे हैं। कुछ प्रोडक्ट्स वहाँ पे रिकग्नाइज भी हुए हैं, इंडिया डिजाइन मार्क भी मिला है उनको। लेक्चर थिएटर सिटिंग के लिए, स्कूल्स की सिटिंग के लिए। मैंने ऑफिस फर्नीचर पे भी वर्क किया था, जो लार्ज स्केल पे मैन्युफैक्चर होता है। पर तब मुझे ऐसा लगा कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मैं जो अपना योगदान दे रहा था, मुझे लगा कि इससे ज्यादा मैं योगदान दे सकूंगा अगर मैं आर्किटेक्चर से वापस रिकनेक्ट करूंगा। मतलब डिजाइन स्किल्स तो रहे ही हैं मेरे पास जो मैंने सीखा, बट आर्किटेक्चर में मैं वापस आना चाह रहा था। तो मैं फादर के साथ ज्वाइन किया वापस उदयपुर में। 2014 से इधर आई थिंक मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ फादर के साथ ही। तो कई प्रोजेक्ट्स करे हैं हमने, रेजिडेंशियल है, इंस्टीट्यूशनल है। और आई थिंक एज अ रेजिडेंस जो आप टॉपिक लिया है आपने, वो आर्किटेक्ट के लिए जनरली फर्स्ट एक्सपीरियंस यही मिलता है, क्योंकि आपको सबसे छोटे प्रोजेक्ट से चालू करने को मिलता है। तो यहाँ अभी तक तो ये योगदान, मतलब ये सीखा है मैंने यहाँ तक। जैसा आपने बताया कि आपने भारत में कुछ कंपनीज में काम करने के साथ साथ विदेशों में भी अनुभव लिया, तो ये जो आपकी लगभग 1 दशक की प्रोफेशनल जर्नी है, तो क्या क्या महसूस करते हैं आप कि ये जो रेजिडेंशियल हाउस बनाते हैं, हम बिल्डिंग्स बनाते हैं, इसमें आर्किटेक्ट्स की क्या भूमिका हो सकती है? कोई भी व्यक्ति जब प्लान करता है अपना मकान बनाने के लिए, उसके पास सीमित संसाधन होते हैं और उसको लगता है मैं यदि आर्किटेक्ट हायर करूंगा तो मुझे उसकी फीस देनी पड़ेगी, ये सब होंगे तो खर्चे बढ़ते जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है कि आर्किटेक्ट किस तरह से उसको एडवाइस कर सकता है और उसके एक्सपेंसेस को भी बचा सकता है? तो किस तरह से आप इस सारे परिदृश्य को देखते हैं? और हमारे इस कार्यक्रम के जो दर्शक हैं, जो इस क्षेत्र में आगे जाना चाहते हैं या उनकी मित्र मंडली को कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो हम कैसे उनको मार्गदर्शन दे सकते हैं इस क्षेत्र के अंदर? ये बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है, क्योंकि घर बनाते टाइम आई थिंक सभी के पास ये क्वेश्चन आता ही होगा कि हम कैसे इसको आगे बढ़ाएं।
जनरली देखेंगे, अगर आप पुराने टाइम से देखेंगे तो जनरली कॉन्ट्रैक्टर्स ही बना देते थे आर्किटेक्चर। तो इंडिया में आई थिंक लास्ट 50 ईयर्स में थोड़ा ज्यादा डेवलप हुआ है, उससे पहले तो बहुत कम लोग होते थे, तो ज्यादातर तो कॉन्ट्रैक्टर्स ही बना लेते थे। पर आज की तारीख में क्या हो गया कि पहले तो आपको सिर्फ 4 दीवार और एक छत चाहिए थी रहने के लिए। आज जो सुख सुविधा के साथ आप रहते हैं, जहाँ पे आप टेक्नोलॉजी से लेस मतलब टीवी है, आपके फ्रिजेस हैं, आपके इंटरनेट का फैसिलिटीज हो गए, लाइट्स भी आजकल बहुत सारे टाइप के आपको चाहिए रहते हैं। फिर ये सब जो टेक्नोलॉजी भी आ गई है, प्लस आपका कंस्ट्रक्शन की टेक्निक्स भी काफी हो गए हैं। तो ये जो चीजें आ गई है, तो उसको क्या एक अकेला आदमी करना थोड़ा संभव नहीं रह पाता है। तो आप अगर इस चीज में एक प्रोफेशनल की हेल्प लेते हैं तो आपको मतलब मैं निश्चित कहूंगा कि ये तो आपको पैसा बचा के ही देगा, आपको फायदा भी देगा। सिर्फ पैसा बचाना एक चीज होती है, आपको वैल्यू ऐड भी करके देगा। मतलब आप जो बनाएंगे उसका फाइनली जो वैल्यू होता है वो काफी कई गुना बढ़ जाता है। या मैं इसको ऐसे भी कंपेयर कर सकता हूँ कि आप जैसे आजकल फिल्म बनते हैं, तो फिल्म में क्या है, प्रोड्यूसर तो क्लाइंट हो जाता है, उसके बाद कई किरदार आते हैं जो आपका घर मकान बनाएंगे। बट उसके बाद अभी आजकल साउंड के लिए अलग डायरेक्टर होता है, असिस्टेंट डायरेक्टर्स होते हैं, तो जैसे इंजीनियर्स होंगे, स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स होंगे, लाइटिंग डिजाइन करने के लिए अलग कोई लोग होगा। तो एक उसको कंट्रोल करने के लिए एक जो सूत्रधार पूरा कंट्रोल करेगा वो आर्किटेक्ट ही रहेगा। उसको जैक ऑफ आर्किटेक्ट्स को बेसिकली बोलते ही जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स हैं, कि आपको हर तरीके की चीजों का नॉलेज होना चाहिए। भले ही बेस्ट ना पता हो, बट आप एटलीस्ट गाइड करके और ढंग से आप सुझाव दे पाए क्लाइंट को। और वो टाइम आप क्लाइंट से आपकी तरफ ले लें कि आप ये जो है सारा कंट्रोल करना आपके ऊपर रहेगा। अच्छा अनूप, एक बात बताओ कि जैसे किसी व्यक्ति ने अपनी जमीन खरीद ली, तो वहां जब वो एक कल्पना करता है कि मुझे मकान बनाना है, तो उसमें आर्किटेक्ट की भूमिका कहाँ से शुरू होती है और कब खत्म होती है? मतलब क्योंकि जब मकान बनाते हैं तो उसमें वहाँ के जो लीगल प्रोविजंस हैं उनकी बात भी आती है, सिक्योरिटी की बात भी आती है कि जब मकान बने तो उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी का भी हम ध्यान रखें। जो उसमें सामग्री का उपयोग हो रहा है, मंगा रहे हैं, है ना, सीमेंट भी हो सकती है, चूना हो सकता है, ईंटें पत्थर, जो भी इस तरह का मटेरियल है, उसकी आवश्यकता भी होती है। तो क्या आर्किटेक्ट केवल डिजाइन बना के देता है, या उस पूरी प्रक्रिया से जब तक मकान पूरा नहीं होता है तब तक वो जुड़ा रहता है और कदम कदम पर उसको कहीं एडवाइस करता है, या उसके साथ उसका एक सतत संवाद चलता रहता है कि अब इसको आगे किस तरह से बात करनी है? तो कहाँ से आर्किटेक्ट स्टेप बाय स्टेप आप बताएंगे कि कहाँ से वो शुरुआत करते हैं? देखिए, आर्किटेक्ट का रोल जैसे मैं कह रहा हूँ कि आपका डायरेक्टर ही हो गया, तो उसको स्टार्टिंग से लेके एंड तक आप लेके रहेंगे तो आउटपुट मिलेगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप स्टार्टिंग से लेके एंड रखें, बट अब क्या है कि प्रोफेशन है, तो उसमें ऐसा भी है कि आप सर्विसेज कम भी दे सकते हैं, कि सिर्फ आप डिजाइन दे दें, कंस्ट्रक्ट कोई और करे, लीगल हैंडलिंग्स कोई और करे। बट ये जनरली अगर एक ही आर्किटेक्ट पूरा आपका विजन को हैंडल करेगा, तो वो आपको समझ भी पाएगा और आपके कल्पना को वहां पे उतार के निकाल के दे सकेगा आपको। तो इसमें जैसे आपने कहा जमीन खरीदी, तो उसके बाद फर्स्ट होता है कि आप उसका लीगली आप लोकल अथॉरिटीज से परमिशन लेके बनाएं। तो ये जनरली आप मैं मतलब 10 ईयर्स हो गए मेरे को अभी तक, कि जनरली ये क्लाइंट यहाँ पे हर बार क्या करते हैं कि एक पहले परमिशन अलग से ले आते हैं, फिर आप अपने हिसाब से डिजाइन करवाते हैं और फिर मकान बनाते हैं। तो जनरली ये नहीं करना चाहिए, आपको पहले डिजाइन करना चाहिए, फिर उस डिजाइन को पास कराना चाहिए, ताकि बाद में क्या है कि आपका कुछ और मकान बना हुआ है, पास आपने कुछ और कराया है, तो अथॉरिटीज उसको फिर भी इलीगल कह सकते हैं। तो ये एक कॉमन मिस्टेक है जो हर बार करते हैं सब लोग, कि पहले आप डिजाइन नहीं कराते, पहले पास करा देते हैं, और एंड जब तक कंप्लीट नहीं होता है, जब तक आपका फिनिशिंग नहीं हुआ सारे, क्योंकि आपके क्या है कि बिल्स भी देने हैं आपको, कारीगर को पैसा देना है, कितना देना है, ये भी क्वांटिफाई करने का काम एक्चुअली आर्किटेक्ट ही करके दे देता है। आप उसको अलग अलग भाग में कर सकते हैं, उसको सर्वेयर बोल सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं, बट जनरली अगर छोटा मकान है तो एक आर्किटेक्ट का ही रोल रह जाता है कि ये सब चीजें वो करके दे। अच्छा, एक और जिज्ञासा है मेरी। जब आप एक शहर में काम कर रहे हैं और उस शहर में आपने 10 20 25 30 साल का जो आपका प्रोफेशनल जर्नी है, बल्कि और आगे भी, उसमें आपने कई तरह की बिल्डिंग्स बनवाई, 2 कमरे भी हैं, 3 कमरे भी हैं, 4 कमरे भी हैं। तो जब आपने एक बिल्डिंग बनवा दी,
वो डिजाइन आपने बनाई, जैसा आपने कहा कि आर्किटेक्ट केवल एक डिजाइनर नहीं है, वो पूरा एक तरह से उसका डायरेक्टर है, और वो अपने निर्देशन में वो पूरा स्ट्रक्चर खड़ा करने से लेकर के उसके सिक्योरिटी, सेफ्टी, उन सब चीजों को ध्यान में रखता है। तो आपने एक बिल्डिंग खड़ी कर दी और फिर और जगह भी वैसी की वैसी बिल्डिंग बनाते चले गए, तो फिर वो जो सिमेट्री है, तो वो शायद कहीं उसकी जो एक आइडेंटिटी है किसी मकान की, वो खत्म हो जाएगी। तो आप क्या करते हैं, वो एक परमानेंट डिजाइन बनाते हैं, या हर जो आपको प्रोजेक्ट मिलता है उसमें कुछ नयापन लाने की कोशिश करते हैं? नहीं, ये इसमें क्या है कि आर्किटेक्ट का खुद का एक फिलॉसफी होता है जब वो डिजाइन करता है। एज एन आर्टिस्ट आप देखेंगे तो उससे तो डिजाइन करेगा, तो एक आपको ऐसी सिमिलरिटी जरूर मिलेगी कि आप एक आर्किटेक्ट से डिजाइन करेंगे, दूसरे से करेंगे, तो आपको वो फर्क महसूस होगा और दिख भी जाएगा शायद। बट क्योंकि हर जमीन अलग रहती है, उसका कॉन्टेक्स्ट अलग होता है, संदर्भ अलग हो जाता है, तो अभी भी सेम डिजाइन कहीं पे भी नहीं आ पाएगी। आप क्योंकि जब आर्किटेक्ट डिजाइन करना चालू करता है तो जमीन कैसी है, वहां पेड़ क्या है, वहां से क्या दिखता है बाहर, वहां से धूप कैसी आएगी, हवा कहाँ से जाएगी, ये सब सोच के डिजाइन करेंगे तो आप देखेंगे हर जमीन के लिए अलग ही बनेगा। और जब आप क्लाइंट भी बदल देते हैं तो रिक्वायरमेंट भी बदल जाती है कि किसी को कुछ और रिक्वायरमेंट था, किसी के लिए कुछ और चीज जरूरी हो गई, तो उससे भी बहुत फर्क तो पड़ जाएगा। पर फिर भी आप देखेंगे कि जैसे अब 10 साल में तो इतना नहीं हुआ होगा, बट जैसे फादर के टाइम से देखेंगे तो उनका डिजाइन लैंग्वेज है कुछ, मतलब आप आइडेंटिफाई कर देंगे। तो आर्किटेक्चर में आप 15-20 साल में आपको आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हाँ भाई, इसी आर्किटेक्ट का एक डिजाइन है, वो एक आर्टिस्ट की परिकल्पना है जो आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अच्छा, हमारा जो पूरा एक सोशल और कल्चरल जो हमारे एक तरह से जो ट्रेडिशंस है, एस्पेक्ट्स है, तो क्या कोई आर्किटेक्ट उनका भी ध्यान रखता है जब डिजाइन करता है? क्योंकि ये देश एक बहुभाषी और बहुजाति, बहुत बहुत सारा हम वैविध्य देखते हैं। तो मुझे लगता है कि हर परिवार की अपने कुछ धार्मिक, सामाजिक मान्यताएं होती हैं। तो एक आर्किटेक्ट के रूप में क्या आप उस डिजाइन करते समय उसके पूरे उस सामाजिक, सांस्कृतिक परिवेश को भी ध्यान में रखते हैं? बिल्कुल रखना, हम उसी को रिक्वायरमेंट की तरह ले लेते हैं। मतलब कि कुछ मान्यताएं होती हैं, मतलब कुछ सही है कुछ गलत है, बट वो उनका बिलीफ है, तो हम उस बिलीफ के अगेंस्ट जाना मैं नहीं मानता कि सही है। जैसे मेरा फिलॉसफी अगर मैं देखूं कि आर्किटेक्चर में क्या है, कि मुझे ऐसे स्पेस बनाना है जिसमें आप जो भी रहे उसको खुशी मिले, मतलब सोचना नहीं पड़े, आप जाएं तो आपको खुशी मिले। तो ये खुशी तभी मिलेगी जब आपने जो सोचा था वो मिला। तो आप अगर अंधविश्वास भी हो भले ही, तो उस अंधविश्वास को भी आपको लेके चलना पड़ता है। कई बार तो समझाना भी पड़ता है कि क्या चीज को महत्व ज्यादा देना है। जैसे हवा पानी के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंस है, रादर देन आप देखें कि आपने फर्नीचर कहाँ किस तरफ रखा। तो वो चीज भी समझानी पड़ती है, बट आप उसको एक ये लेके ही चलेंगे तो ज्यादा अच्छा बनता है। अच्छा अनूप, आजकल वास्तु का भी बड़ा हमारे यहाँ पर चलन है। तो क्या ये जो आपकी सारी पढ़ाई हुई है, उसमें आप वास्तु की जो स्पेशलाइजेशन है उसकी भी कहीं पढ़ाई होती है, या जो भवन निर्माण करवा रहा है उसे किसी ज्योतिष या किसी अन्य एक्सपर्ट से उसके बारे में एडवाइस लेनी पड़ती है? देखिए वास्तु मतलब जो ट्रेडिशनली हमको कॉलेज में पढ़ाते हैं उसमें तो वास्तु का कोई कोई कुछ भी नहीं हम्म। पढ़ाते। खुद से जरूर मैंने अध्ययन करने की कोशिश करी कि क्या है वास्तु, कहाँ से आया है। तो उसमें एक मेरे को मतलब एक पुराने किताबें जो भी मेरे को मिल पाई है, तो वो लेके मैंने जब देखा, तो वास्तु इनिशियली क्या था कि एक आपका बिल्डर जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं या स्थापति बोलते थे, उसको एक गाइडलाइंस दे दिए थे कि इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपका घर बनाने में इजियर होगा और कोई ज्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। तो वो भी बेस्ड था हवा पानी के हिसाब से ही बना था कि कहाँ से पहली धूप आती है, कहाँ से अंतिम लास्ट धूप आएगी, किस तरफ से पानी निकलेगा, ये सब से किया हुआ है। तो ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि बिल्कुल उसका रिलेशन नहीं है जो आज की तारीख में भी बनता है, बट उसको आप अंधविश्वास की तरह या डरे उससे, तो ये भी सही नहीं है। क्योंकि आज आप फ्लैट में रहने लग गए, आप जमीन पे नहीं रह रहे हैं, आप फ्लैट्स में रहते हैं, कहीं आपके मकान के साइज इतने छोटे हो गए। उस टाइम पे तो टॉयलेट्स बाहर बनते थे, अब आपको हर रूम में टॉयलेट चाहिए। तो वो कंटेक्स्ट तो बहुत बदल गया है वहां से। तो उसको एकदम अंधाधुंध फॉलो नहीं करना चाहिए, आप उसमें आप समझ के कर सकते हैं। जैसे मैं एक छोटा एग्जांपल देता हूँ आपको कि वास्तु में
जमीन में घर बनाना स्टार्ट करना है, तो उसमें कहा था कि आप छोटा खड्डा करें, उसमें पानी भर दें और फिर अगले दिन तक देखेंगे क्या हुआ है। अगर पानी पूरा खाली हो गया है तो वो जमीन शायद इतनी, अगर वो पानी में क्ले जैसा आ गया है सॉइल, तो वो कंस्ट्रक्ट करने के लिए सही नहीं है। तो उस टाइम तो मतलब जमीन इतनी थी कि आप कहीं और ढूंढ सकते थे घर बनाने के लिए। वो एक बेसिकली जमीन को परखने के लिए एक टेस्ट था, है ना। तो अगर उसी चीज को मैं लेके आज डिजाइन करने चालू कर दूं कि ये जमीन सही नहीं है, तो फिर कंस्ट्रक्शन ही नहीं होगा। तो मतलब इसका मॉडर्न टेक्निक जरूर आ गए हैं कि उसको आप कैसे लेके उस पर भी बना सकते हैं घर। आप तो आज रेगिस्तान में भी घर बना सकते हैं, आप एकदम मार्श लैंड में भी घर बना सकते हैं। तो वो चीज मतलब है कि वहां से आया है जरूर, बट उसको एकदम आप रोड ब्लॉक की तरह नहीं लें उसको। आप बिलीफ मानते हैं तो ठीक है, बट यूज करके चले आगे, ऐसा है। आपकी बातचीत से मुझे लगता है कि जो आर्किटेक्ट है वो केवल बिल्डिंग खड़े करने का काम नहीं है, वो उस बिल्डिंग में कहीं जीवंतता देता है, एक गतिशीलता प्रदान करता है वहां जो परिवार रह रहे हैं। तो ऐसे दौर में देखिए, जब आप क्लाइंट के साथ बात करते हैं तो कई तरह के चैलेंजेस भी आते हैं। तो आपको क्या लगता है, एक आर्किटेक्ट के रूप में आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? जब आप क्लाइंट के साथ डील करते हैं तो सबसे मुख्य चुनौती आपके सामने क्या आती है? चुनौती, देखिए मैं क्या कह, डिजाइन में जब तक ऐसे वो चुनौती नहीं आती तो आपका डिजाइन भी अच्छा नहीं बनेगा। मतलब मेन प्रॉब्लम डिजाइन में ये है कि प्रॉब्लम नहीं होगा तो डिजाइन नहीं बनेगा। तो अगर आ भी गई है चुनौती तो हम उसको समझते हैं कि ये अच्छी बात है, क्योंकि उससे शायद घर और अच्छा, ये जो भी डिजाइन करेंगे शायद और अच्छा बनेगा। और क्लाइंट अगर डिमांडिंग भी हो जाते हैं, आजकल क्या है कि आपको इंटरनेट से दुनिया भर के विजुअल्स मिल जाते हैं कि आपको कैसा बनाना है, जो इमेजिनेशन चाहिए सब मिल जाता है क्लाइंट को पहले से। तो वो लेके जरूर आते हैं कि हमको ये बना लेना है, ये बना लेना है। तो वो सही है गलत है ये समझाना एक चुनौती है, बट मैं उसको समझता हूँ कि उसकी वजह से शायद शायद और अच्छा बन जाएगा। सर, आजकल जिस तरह से ये टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है ना, जिस तरह से हम स्मार्ट सिटीज की बात कर रहे हैं, तो हम स्मार्ट होम्स की भी बात करने लगे हैं। तो वो जो स्मार्ट होम टेक्नोलॉजी है, वो किस तरह से आपकी डिजाइनिंग को या उस बिल्डिंग के साथ जो आपके इमोशंस जुड़े हुए हैं, इनको प्रभावित करती है या उनको बेहतर बनाती है, जिस रूप में भी आप इस टेक्नोलॉजी को लेते हैं? उसके बारे में कुछ अनुभव किया आपने? देखिए स्मार्ट होम्स मतलब स्मार्ट प्लानिंग से ही चालू हो जाता है। मतलब आपका कि कहाँ पे सपोज आपने जो स्विच लगाना था, अगर आपने उसको गलत जगह ही लगा दिया कि मतलब आपको जाके बार बार कहीं और से ऑन करना पड़ा, तो वो वैसे ही स्मार्ट नहीं रहा। अब उसमें वॉइस एनेबल्ड टेक्नोलॉजी ये सब बहुत कुछ आ गया है, बट आप उसको जितना सॉल्यूशंस ढूंढेंगे उतना स्मार्ट प्लानिंग होता रहेगा। इवन पानी आप कैसे बचाएंगे, पर्यावरण को कैसे इम्प्रूव करेंगे। आप लाइट ज्यादा लगाएंगे तो लाइट ज्यादा हो जाएगा, पर आप सूरज की रोशनी यूज कर सकेंगे तो वो ज्यादा फायदा है, वो ज्यादा स्मार्ट है कि आप एनर्जी कम यूज करें। तो ऐसा नहीं है कि आज ज्यादा स्मार्ट हो गए। आज आपके पास अवेलेबल ज्यादा ऑप्शन है कि आपका लाइट नहीं आ रहा है तो क्या करें, ये जरूर ऑप्शन है। पानी नहीं है, कुछ और करना है तो क्या करें, वो ऑप्शन है। बट आई थिंक स्मार्टनेस तो पहले से ही हमको आता गया है और हमको अपने डिजाइन में लाना ही पड़ता है। अच्छा अनूप, आजकल अक्सर बात होती है ग्रीन बिल्डिंग की। मुझे याद है अभी कुछ वर्ष पहले एक एनजीओ के साथ हमने काम तो क्या किया था, उनकी एक वर्कशॉप थी जिसको अटेंड करने का मुझे भी मौका मिला। तो उनका बेसिक प्रोजेक्ट ही ग्रीन बिल्डिंग को लेकर के था, और हमें उन्होंने कुछ जयपुर की ऐसी बिल्डिंग्स दिखाई। अपने उस वर्कशॉप का ये एक पार्ट था कि किस तरह से जो गर्मी है ना, आने वाले समय में जिस तरह से जलवायु का और परिवर्तन हो रहा है, इसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ सकता है। तो किस तरह से, जो आपने कहा था अभी, आपने संकेत रूप में बात भी की थी, तो किस तरह से हम उस, मतलब ग्रीन बिल्डिंग का बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है, पहले तो वो बताएं आपकी। देखिए ग्रीन बिल्डिंग के कॉन्सेप्ट ऐसा है कि आप कोशिश कर रहे हैं कि पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाया जाए। तो जो आप बिल्डिंग बना रहे हैं उससे कुछ ना कुछ तो पर्यावरण को नुकसान होगा ही। ऐसा नहीं हो सकता कि बिना नुकसान बनाए आपने पूरी बिल्डिंग बनाई। उस नुकसान को आप कैसे कम कर सकते हैं, यही एक कॉन्सेप्ट है ग्रीन बिल्डिंग का।
अब रेजिडेंस में ग्रीन बिल्डिंग कितना इम्पोर्टेंट है, क्या करना चाहिए, वो एक अलग क्वेश्चन हो जाता है। क्योंकि जब आप एक घर बनाते हैं तो उसका एक लाइफ टाइम जो है बहुत लंबा होता है। मतलब आप देखिए वो 100 साल 150 साल तक आपका यूज चेंज नहीं होगा, रेजिडेंस बनेगा। तो उतना लंबा टाइम जब आपको कोई प्रोडक्ट मतलब आपको घर बनाना है, तो आपको मटेरियल्स भी ऐसे चाहिए होंगे जो उतने लंबे टाइम तक रह पाए, उसमें मेंटेनेंस कम आए। जैसे एग्जांपल मैं लूं, अगर मिट्टी का घर बनाया है तो पर्यावरण तो आप कम नुकसान पहुंचाएंगे मिट्टी यूज करेंगे तो सीमेंट के बजाय, बट उसमें आपका मेंटेनेंस का रिकरिंग कॉस्ट काफी बढ़ जाता है। और उसका लाइफ कितना लंबा होगा वो भी एक शोध का विषय हो जाता है कि कितने लंबे टाइम तक आपका वो घर रहेगा। ऐसा नहीं है कि मिट्टी के घर पूरे लंबे टाइम तक नहीं रहते हैं, बट वो रेगुलर मेंटेनेंस जरूर मांगेगी, तो एक कॉस्ट फैक्टर बढ़ जाता है। और वो एक डिजाइनर के ऊपर काफी बड़ा एक क्वेश्चन आता है कि आप किस तरीके से या क्या चीज सुझाव देंगे जिसकी वजह से वो ग्रीन बिल्डिंग बन पाए। कोशिश जरूर हमारी हमेशा यही रहती है कि शोध ही इसलिए होता है कि जो भी हम प्रोडक्ट्स यूज करें वो ज्यादा कॉस्ट फैक्टर भी नहीं बढ़े क्लाइंट का, और आपके लिए बेनिफिशियल भी हो और अर्थ के लिए बेनिफिशियल हो। अच्छा, हमारे यहाँ एक बहुत पुरानी कहावत है, दीवारों के भी कान होते हैं। जब आप घर बनाते हैं तो क्या मतलब कोई ऐसा भी ध्यान रखते हैं कि साउंड या आवाज जो है वो एक दूसरे कमरे में नहीं जाए, वो साउंड प्रूफ जिसे कहते हैं। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि जो हमारे स्टूडियो में कई बार हम उस तरह के सिस्टम लगा देते हैं कि आवाज नहीं जाती है, लेकिन एक रेगुलर रूप में जो हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो एक कमरे से दूसरे कमरे में, क्योंकि एक प्राइवेसी की बात होती है, ड्राइंग रूम में कोई बैठा हुआ है, हम अपने बेडरूम में हैं या हम अपने रीडिंग रूम में हैं, तो उस तरह का भी कहीं कोई ध्यान में रहती है चीजें कि एक दूसरे को व्यवधान नहीं हो, या ये सब स्वाभाविक है, होगा ही होगा ये व्यवधान तो। नहीं, ये तो बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात होती है। जब आर्किटेक्चर की बेसिक्स की बात करेंगे तो आप लाइट, एयर और साउंड, ही थर्ड चीज साउंड ही आ जाती है कि आप उसका खासकर ध्यान रखें। स्पेशली क्योंकि आप आज देखेंगे तो फ्लैट्स बनने लग गए हैं, तो आपका घर क्या है कि दूसरे घर से इतना चिपका हुआ है कि तो उसमें अगर आप कोई साउंड इंसुलेशन ना करें, साइड से भी ऊपर से भी, मतलब आपके ऊपर भी कोई रह रहा है नीचे भी रह रहा है, आप कई बार देखेंगे कि आपने टेबल खिसकाया ऊपर तो नीचे भी वो ऐसे आवाज आनी चालू हो जाती है। तो ये मतलब एक प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करना चाहिए। मतलब आर्किटेक्ट्स इस पे इतना ध्यान नहीं देते हैं, वो मैं मानता हूँ, क्योंकि उसका कॉस्ट फैक्टर बढ़ जाता है कि आप साउंड इंसुलेशन करते रहेंगे तो कॉस्ट भी बढ़ता है। बट ये जरूर एक विधा की बात होगी कि मतलब आप कितना आप अपना एकांत मेंटेन कर पाए, और कोई अच्छी नॉइज है जो एनवायरनमेंट की है, चिड़िया की है, ये सब अंदर आने दें। और इसमें एक और होता है जिसको हम बोलते हैं साउंड परफ्यूम बोलते हैं, कि मतलब जैसे आप एक वाटरफॉल हो गया तो पानी की कल कल आवाज आ रही है, तो वो एक एनवायरनमेंट क्रिएट भी करता है। तो दोनों चीज करें कि आप खराब नॉइज नहीं आने दें और एक एनवायरनमेंट भी ऐसा क्रिएट करें जिससे आपको अच्छा सूदिंग इफेक्ट आए। हाँ, ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही है कि जो प्राकृतिक आवाजें हैं, सुबह सुबह उठ करके यदि चिड़िया की चहचहाट सुनते हैं तो उसमें एक आत्मिक शांति की अनुभूति होती है। जैसा आपने कहा कि बरसात के समय वो जो झरने की यदि आपको आवाज आती है तो उसका एक अपना अलग ही आनंद है। लेकिन जब आप फ्लैट्स बनाते हैं जहां बिल्डर करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपसे वो करोड़ों रुपए ले रहे हैं, तो उसमें यदि कुछ लाख रुपए, हजार रुपए खर्च हो जाते हैं और जीवन भर एक ऐसी अनुभूति दे सकते हैं, तो मुझे लगता है कि उसका अपना लाभ है। तो कहीं ना कहीं अपने क्लाइंट्स को या जो मकान खरीद रहे हैं उनको इस बात का भी एहसास कराना चाहिए। तो मतलब आपका ये मानना है कि ऐसी तकनीक है जो उन प्राकृतिक आवाजों को संरक्षित करते हुए ये जो दूसरी प्रकार के व्यवधान है उनको रोक सकने में सक्षम है, इस तरह की तकनीक है? बिल्कुल बिल्कुल है। मतलब आप बिल्कुल है ना, बिल्कुल है, ऐसा कर सकते हैं। कौन सी खिड़की में आप आवाज आने दे सकते हैं, कौन सी खिड़की में आपको नहीं आने देना है, इसकी सब तकनीक। अच्छा, अपनी बात हुई थी अभी ग्रीन बिल्डिंग और पर्यावरण को लेके, उसी के साथ एक मुद्दा जुड़ा हुआ है ऊर्जा संरक्षण, क्योंकि आजकल एनर्जी की बात भी बहुत की जाती है। तो जब अपन ये मकानों का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसमें आप इस एनर्जी को या ऊर्जा को, उसका बेहतरीन उपयोग हो सके, ऊर्जा का संरक्षण हो सके, उस दिशा में भी कुछ आर्किटेक्ट की भूमिका रहती है या आप प्रयास करते हैं? सबसे
आसान तरीके से तो ये बताया जा सकता है कि आर्किटेक्ट सपोज कोई आप दीवार कितनी मोटी बनाई, किस तरफ बनाई। तो आप देखें अगर साउथ वेस्ट की तरफ सबसे तेज धूप आती है, अगर उस तरफ मैंने मोटी दीवार बनाई जिसमें मतलब किस टाइम पे, एक तो सर कहाँ पे बनाया उससे भी फर्क पड़ता है कि आप राजस्थान बना रहे हैं या फिर आप हिमाचल में बना रहे हैं, कहीं पे आपको धूप चाहिए कहीं पे नहीं चाहिए। यही अगर आपने प्लानिंग सही से कर लिया कि किस तरफ आपने पेड़ ज्यादा लगाए हैं, किस तरह आपने छोटे पेड़ लगाए हैं, उससे भी फर्क पड़ जाता है। तो उससे एक अपने आप अनुकूल एटमॉस्फेयर बन जाता है अंदर, तो आपको इतना एसी कूलर पंखे इन सब की जरूरत कम पड़ती है। तो वो एक तो स्टार्टिंग पॉइंट हो गई, लाइट भी एक ये हो गया कि कहाँ से कर सकते हैं। ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी भी अपने आप डिवाइसेस के एनर्जी कम कर दे रहा है, और दूसरा आप सोलर से एनर्जी लेके उसको यूज भी कर सकते हैं। और ये सब टेक्नोलॉजीज तो काफी इम्प्रूव, इसलिए आजकल आर्किटेक्ट्स का रोल भी बढ़ गया क्योंकि इतने टेक्नोलॉजीज आ गए कि हर क्लाइंट को नहीं पता हो सकता है कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। जैसे आप पानी गर्म कर सकते हैं सोलर से, लाइट बना सकते हैं, लाइट डायरेक्ट एसी भी चल जाते हैं। तो ये जो चीजें हैं वो टेक्नोलॉजी तो इम्प्रूव हो रही है। बेसिक प्लानिंग के साथ ये दोनों चीज अगर इनकॉर्पोरेट करें तो काफी हद तक हम एनर्जी का कंजर्वेशन कर सकते हैं। और आई थिंक हमको नेट जीरो, जो हमने एक उद्देश्य भी ले लिया है, हमको एज अ कंट्री नेट जीरो एमिशंस बनना है, तो हर एक आर्किटेक्ट का रोल भी काफी काफी बढ़ गया है कि आपको हर एक बिल्डिंग में ये करना पड़ेगा। अनूप, आपने पौधों की बात की है। जो बड़े बड़े मकान हैं वहां तो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है, वो अब प्लांटेशन खूब हो सकता है। और आजकल तो जिस तरह से पर्यावरण के सामने खतरे आ रहे हैं, खूब पेड़ लगाने की बात की जा रही है। लेकिन जो मल्टी स्टोरीड फ्लैट्स हैं, छोटे मकान हैं, क्या वहां भी कोई ऐसा विकल्प है कि व्यक्ति अपने घर में ही इस तरह का प्लांटेशन या पौधारोपण कर सके, ताकि जब सुबह सुबह उठे तो वो उन हरे भरे पौधों को देख करके कहीं ये खुशी का एहसास कर सके, या वो जो कहते हैं हम कि ऑक्सीजन मिलती है हमको, उसका जितना संभव हो सके उसका एहसास कर सके। तो सीमित संसाधनों वाले परिवार जिनके पास स्पेस की चुनौती है, क्या वो भी इस तरह की कोई, जैसे मैं देख रहा हूँ आपके बैकग्राउंड में एक पेड़ लगा हुआ है, आपने गमले में इस तरह से लगा रखा है, तो क्या हम ऐसी कोई एडवाइस दे सकते हैं या ऐसे प्रोविजंस कर सकते हैं कि उस पेड़ों की या पौधों की उस हरियाली को और उसके उस आनंद को हम कहीं महसूस कर सकें? देखिए फ्लैट्स में जरूर लिमिटेशन बहुत आ जाता है कि आप किस तरफ से, कोई कोई फ्लैट्स में तो डायरेक्ट धूप एक ही टाइम तक आता है, उसके बाद नहीं आती है। तो इंडोर प्लांट, जैसे इधर भी आप कह रहे थे प्लांट है ड्रैकिनिया करके प्लांट है, ये इंडोर प्लांट है। तो इंडोर प्लांट्स के वैरायटीज जरूर होते हैं, और इनफैक्ट एयर प्यूरिफिकेशन के लिए भी सजेस्ट किए जाते हैं कि आप अंदर रखेंगे तो इससे एयर प्यूरिफाई करेंगे प्लांट्स आपके लिए, इंस्टेड ऑफ आप मैकेनिकल डिवाइसेस यूज करें। तो कुछ लिमिटेड प्रजाति जरूर आते हैं जो आप इंडोर इसमें यूज कर सकते हैं, बैल्कनीज में यूज कर सकते हैं। इसके लिए हॉर्टिकल्चरिस्ट या लैंडस्केप आर्किटेक्ट स्पेशली स्टडी करते हैं, और आपको वो भी एडवाइस दे सकते हैं कि किस टाइप की प्लांटेशन आप कर सकते हैं। लगता है कि आपकी सारी बातचीत से ये तो हम महसूस कर सकते हैं कि अपने आवासीय मकान बनाने में आर्किटेक्ट्स की एक बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। वो अपने क्लाइंट्स को सीमित संसाधनों के बावजूद एक ऐसे भवन निर्माण के लिए प्रेरणा दे सकता है जिसमें बहुत अच्छी हवा रोशनी की व्यवस्था हो, ऊर्जा का बचाव हो, पर्यावरण की दृष्टि से घर बेहतर हो। और जैसा मैंने शुरू में कहा कि आर्किटेक्ट केवल दीवारों को खड़ा नहीं करता है, वो भवन को जीवंतता प्रदान करता है, उसमें कहीं आत्मा को प्रवेश कराता है, जिसके आधार पर हम एक खुश और उल्लासपूर्ण माहौल के अंदर अपना जीवन यापन कर सकते हैं। आपने बातचीत की, मैं अंत में आप कुछ कहना चाहें, जो लोग मकान बनाने की तैयारी कर रहे हैं, जो इस बारे में कोई कल्पना कर रहे हैं, उनके लिए आप कोई सुझाव दे सकें, कोई बात कर सकें, तो स्वागत है, बताइए। अंत में तो यही कहूंगा कि जब भी आप एक घर बनाना सोचे, बनाना चाहते हैं, तो एक आर्किटेक्ट को अगर आप हायर करते हैं तो उससे मतलब फायदे तो काफी आपने गिना ही दिए, बता भी दिए। पर ये भी आप सोच लीजिए कि जो अब गलती होगी
बिल्डिंग बनने में, वो आप नहीं करेंगे, आर्किटेक्ट के ऊपर छोड़ दीजिए कि वो गलती करेंगे तो गलती करने, एक ही जने को गलती करने का मौका दीजिएगा, तो उससे क्या है कि बाकी जो लोग हैं उनके ऊपर कुछ कंट्रोल हो सकेगा कि हर 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 एक आदमी नहीं गलती करे, एक ही जगह से गलती होगी। तो बहुत आभार, आपने बातचीत की हमसे आज, और निश्चय ही आर्किटेक्ट दीवारों से आगे जाकर के बात करता है, एक संवाद स्थापित करता है, और उम्मीद करते हैं आप अपने आने वाला जो दौर है उसमें अपने शहर को, अपने प्रदेश को, अपने देश को ऐसी बिल्डिंग्स दे पाएंगे, ऐसे मौके आपको मिलेंगे कि उन बिल्डिंग्स के माध्यम से हम देश के अनेक परिवारों को एक ऐसा मकान या ऐसा घर, घर कहना चाहिए मुझे मकान की बजाय, ऐसा घर दे पाएंगे जहां वो अपने सपनों को साकार कर पाएगा और अपने परिवार के साथ हर दिन, हर क्षण, हर पल उसको देख करके एक खुशी का, उल्लास का, आनंद का एहसास करते हुए कहीं एक सुकून और संतोष महसूस कर पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे साथ संवाद किया एक आर्किटेक्ट की भूमिका भवन निर्माण के क्षेत्र में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।